तो डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको क्या शो करता है? ये आपको शो करता है कि मटेरियल में भी वेव नेचर है। और लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक? डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, ये सब देख चुके हैं। और ये भी देखा, ग्राफ बना जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एंगल के बीच में जब ग्राफ बनाया गया तो उसमें हमने पाया कि ये एक इलेक्ट्रॉन बीम है, इसको क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से जाती है, इनके एटम्स की लेयर से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होके जो दो इलेक्ट्रॉन बीम्स यहां पर आती हैं, उन इलेक्ट्रॉन बीम्स के बीच में आपस में सुपरपोजिशन होता है और ये हमको इसमें एक पीक मिला ग्राफ में। और इसके बारे में ये भी आपको बताया गया कि यहाँ पर इसके लिए ये जो हाई टेंशन बैटरी है, इसके और इसके बीच में हमको कितना वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ी? इसके लिए हमने 54 वोल्ट देना पड़ा। और भी वोल्ट हम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे वोल्टेज पर जो ग्राफ हमको मिलता था उसका ज़्यादातर पोर्शन ये वाला फ्लैट हो जाता था और फ्लैट पोर्शन से हमको कुछ रिजल्ट हासिल नहीं होता था। तो अलग अलग वोल्टेज के साथ एक्सपेरिमेंट हुए। 54 वोल्ट पर जब इन दोनों को रखा गया उस वक्त ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला। 54 वोल्ट पर 54 वोल्ट पर यह ग्राफ मिला। पीक का मिलना इस बात का संकेत है कि पर्दे के एक जगह पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा इकट्ठा हुआ और उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा रहा? कम रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फ्रिंजेस बनी। इलेक्ट्रॉन की फ्रिंजेस बनी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चला होगा, तो सुपरपोजिशन हुआ होगा, उसकी फ्रिंजेस बनी। क्योंकि फ्रिंजेस का बनना सुपरपोजिशन से ही पॉसिबल है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ वेव में ही लागू होता है, तो वो तरंग में ही लग सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन में भी लग रहा है, इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चल रहा है फिर तो। और उस समय ये काउंटर ने हमको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पर दिखाए? तो आंसर है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमको 50 डिग्री पर उसने दिखाए। तो दो चीजें आपको याद रखना है, वोल्टेज उसके लिए कितना, ये ऐसा अच्छा ग्राफ पाने के लिए वोल्टेज कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? 54 वोल्ट पर। दूसरा, कितने एंगल पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सबसे मैक्सिमम मिला हमको? 50 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सबसे मैक्सिमम हमको मिला। अब आप सोचोगे सबसे मैक्सिमम क्यों? हो सकता है ये सेंट्रल ब्राइट होगा, बात समझ रहे हैं? इसके अगल बगल जाएंगे तो डार्क मिलेगा, फिर उसके बाद ब्राइट आएगा, पर ये क्या होगा? 50 डिग्री पर सेंट्रल ब्राइट रहेगा। ये सब लास्ट क्लास तक हम लोग कर चुके हैं। अब देखना बस इतना बाकी रह गया था कि क्या जो दे ब्रॉगली ने फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए, दैट वाज 1.227 अपॉन अंडर रूट वी। V where V is the potential difference। जितना वोल्टेज दे करके आपने इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उसको दिया है। तो देखना यह था कि जो दे ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बनाया हुआ था, क्या वो फॉर्मूला भी सही आ रहा है? क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो कुछ करा था ना, जो बताया था कि मटेरियल वेव फॉर्म में चलेगा और अगर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चलेगा तो उसकी एक वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन अंडर रूट वी। उनकी एक बात तो हम प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चलेगा, और कैसे प्रूव कर चुके? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगी। अब उनकी जो दूसरी हाइपोथेसिस थी कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव फॉर्म में चलेगा तो उसका लैम्डा इसके बराबर होगा, फॉर्मूला दिया था उन्होंने। अब देखना यह बाकी है कि क्या उनका फॉर्मूला भी इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक खरा उतरता है? क्या वो फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था वाकई में वो भी सही है? अब हमको ये चेक करना है, तो इसके लिए हमको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उस कैलकुलेशन की मदद से हम ये देखेंगे। हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है, बट वी विल डू द कैलकुलेशन एंड आफ्टर द कैलकुलेशन हम उसको चेक करेंगे कि क्या वाकई में जो दे ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस उस समय बनाई थी, जो कि उनकी सिर्फ परिकल्पना मात्र थी, उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, क्या उनकी बातें वाकई में सही थी? ये हम लोग करके देखना चाहते हैं। सो वी विल हैव टू डू सम कैलकुलेशंस फॉर दिस। तो हम कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको
थोड़ा गौर से देखना है। देखिए कैलकुलेशन में मैंने क्या बताया, हम लैम्डा को मैच करके देखेंगे कि क्या उनके फॉर्मूले से आया लैम्डा और यहां एक्सपेरिमेंट में मिला लैम्डा सेम होगा। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे, लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। कैसे? एक्सपेरिमेंट से। और उसके बाद हम लैम्डा फाइंड आउट करेंगे दे ब्रोगली हाइपोथेसिस जो बनाई गई थी उसमें जो फॉर्मूला था उससे हम प्राप्त करेंगे और दोनों को मिलाएंगे, क्या दोनों लैम्डास बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा, और एक्सपेरिमेंट से पहले कैलकुलेशन लेनी है हमको। उसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा विद एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट से लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से आप समझिएगा कैसे लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ना एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रैग, नाम था ब्रैग। उन्होंने एक लॉ बना के रखा था कि लैम्डा का मान आप कैसे निकाल सकते हो, और वो बाकायदे पथांतर से, जैसा आप देखते नहीं थे यहां पर क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, तो उनका ये कहना था कि अगर अध्यारोपण किसी क्रिस्टल से होता है, क्रिस्टल से, जैसे यहां पर आपने कौन सा क्रिस्टल यूज किया था, निकल का क्रिस्टल, तो ब्रैग के मुताबिक अगर संपोषी अध्यारोपण, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन किसी क्रिस्टल से होता है तो उसके लिए उनका एक फॉर्मूला बना हुआ है। क्या फॉर्मूला बना हुआ है, यहां पर लिखेंगे, यदि संपोषी अध्यारोपण यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैग के अनुसार, ब्रैग के अनुसार यदि संपोषी अध्यारोपण कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन किसी क्रिस्टल के द्वारा होता है, किसी क्रिस्टल के द्वारा होता है, तब फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया हुआ है वो है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसमें ये आए हुए सिंबल्स क्या हैं, ये d जो आप देख रहे हैं, ये d है डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर, दो परमाणुवीय परतों के बीच की दूरी होती है। ये डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एटॉमिक लेयर, दो क्रमागत परमाणुवीय परतों के बीच की दूरी है ये। थीटा यहां पर क्या चीज है, देखिए थीटा यहां पर है एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, ये एंगल है। अभी हम सब आपको करके दिखा देंगे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, मतलब आपतित तरंग जो है आपके, इंसिडेंट वेव मतलब आपतित तरंग, और एटॉमिक लेयर परमाणुवीय परत के बीच का कोण होता है थीटा। एन यहां क्या है, तो ये तो एन लैम्डा, ये वही चीज है। लैम्डा होगी वेव की वेवलेंथ, लैम्डा क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ वेव। कौन सी वेव, इलेक्ट्रॉन की है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, लाइट होती तो लाइट की, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ये यहां पर आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये एन लैम्डा आप जानते हैं, ये तो वही चीज है। आप याद करिए जब संपोषी अध्यारोपण होता है तो दो तरंगों के बीच का पथांतर कितना लिया जाता था, लैम्डा
0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, लैम्डा का पूर्ण गुणज, तो वो तो मल्टीपल है उसका, कंप्लीट मल्टीपल, n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे शुरुआत होती जाएगी। ठीक है, तो ब्रैग के अनुसार अगर संपोषी अध्यारोपण, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम मिले, जैसे लाइट की ब्राइटनेस मैक्सिमम मिलती थी तो वहां पर कौन सा अध्यारोपण कहते थे आप, संपोषी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी तो मैक्सिमम मिला है, तो यह भी संपोषी अध्यारोपण है। अगर ब्रैग के अनुसार अगर संपोषी अध्यारोपण किसी क्रिस्टल के द्वारा होता है तो यह फॉर्मूला उन्होंने बोला ये आप लगाइए। ठीक है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां d क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव एटॉमिक लेयर्स, दो परमाणुवीय लगातार, दो क्रमागत परमाणुवीय परतों के बीच की दूरी, और थीटा क्या होता है, आपतित तरंग और परमाणुवीय परत के बीच का कोण होता है। ये लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ वेव, जो भी वेव यहां पर आपको यूज कर रहे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य है लैम्डा यहां पर। ठीक है, अब बात ये आती है कि ब्रैग ने अचानक ये फॉर्मूला कैसे दे दिया, अचानक नहीं दिया था, उन्होंने इसका पूरा सिस्टम बनाया और फॉर्मूले को तब बताया पूरा कैलकुलेट करके। देखो कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया था, मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप यहां एक चीज देख रहे हैं, जैसे निकल के क्रिस्टल में मानी गई थी एटॉमिक लेयर है, ऐसे परमाणुओं की परतें हैं यहां पर इस तरीके से। इसमें से मैं एक काम करता हूं, इसको समझाने के लिए ना थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना लेते हैं, लेयर को क्षैतिज। ठीक है, एक लेयर हमने ये बना ली, देखो परमाणुओं की, एक लेयर हमने ये बना ली, एक लेयर हमने ये बना ली, बना लेते हैं 2-3 लेयर ताकि आपको समझ में आ जाए। परमाणुओं की लेयर मतलब एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां पर, इस तरीके से ये सब परमाणुओं की लेयर बनी हुई है। जैसे किसी द्रव में पानी की लेयर बनी होती है, द्रव की लेयर बनी होती है, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे आपकी कॉपी रखी होती है, बुक रखी होती है, पन्ने की लेयर बनी है, पहला पन्ना, अगला पन्ना, उसके बाद ऐसे। तो ऐसे एटम्स की भी लेयर बनी रहती हैं और उनके बीच बीच में क्या होते हैं, गैप रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो परमाणु की पहली परत, फिर अगली परत, फिर अगली परत, फिर अगली परत, ऐसे मान लो जैसे बहुत सारे कंचे आपने, अगर बहुत सारे कंचे इतनी सी जगह पर, देखो अगर फैलने देंगे आप तो केवल एक लेयर बन जाएगी उसकी, चाहे जितनी दूर तक फैल जाएंगे। लेकिन जगह आप कम दीजिए, उनको एक थाली में रखिए, एक कटोरे में रखिए आप, अगर बहुत सारे कंचे रखेंगे तो नीचे वाली लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर एक लेयर बनेगी, फिर ऐसे करते करते ऊपर बहुत सारी लेयर उसमें बन जाएंगी। तो ऐसे ही ये एटम्स की लेयर हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अब इसमें आप देखो यार डी के बारे में बताया गया है कि डी क्या है, दो क्रमागत परमाणुवीय परतों के बीच की दूरी। एक परमाणु की परत ये है, एक परमाणु की परत ये है, तो दो परमाणुवीय परतों के बीच की दूरी कितनी मानी थी उन्होंने, स्मॉल डी के बराबर। ये भी परमाणुवीय परतें हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इतनी की जरूरत है तो मैंने उसी को बनाया था। अब एक वेव यहां से आती है, देखो इलेक्ट्रॉन की ये वेव यहां से आती है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की ये वेव यहां से आई, देखिए ऐसे, और ऐसे आ करके इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चली गई। एक तरफ से इधर से आई इलेक्ट्रॉन बीम और रिफ्लेक्ट होके दूसरी साइड ऐसे चली गई। ऐसी ही अब यहां से जैसे हमने इलेक्ट्रॉन बीम भेजी, अब एक बीम में तो सुपरपोजिशन होगा नहीं, उसके लिए हमको एक बीम और चाहिए, तो यहां से भेजेंगे। हालांकि बहुत पतली बीम बना के भेजी गई है, पर फिर भी हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी दोहरी लेयर में जा रहा होगा। तो अगर एक ऐसे आई है तो दूसरी इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे आ सकती है और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी अगली परत से। बीच में कोई उसको एटम नहीं मिला, गैप में से ये बीम आई इलेक्ट्रॉन की, ये बीच में से निकल गई, यहां एटम मिला, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस गई। ये कुछ बात समझ में आ रही है? कल भी हम इन चीजों का जिक्र कर रहे थे कि एटम ऐसे अगल बगल हो सकते हैं। एक बीम आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन की बहुत पतली बीम बनाई है, लेकिन यह पॉसिबल है
कि अगल बगल वाले एटम से तो टकरा सकते हैं कि नहीं, वो तो बगल वाले एटम से टकरा के भी ऐसे चली जाएगी। तो एक ये है, एक ये है। अब ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इनके बीच में सुपरपोजिशन होगा और आगे जा करके ये पूरा का पूरा ग्राफ ऐसा बनेगा। थोड़ा गौर से देखिएगा, इस पर हम एक अभिलंब भी बना लेते हैं। ये हमने एक नॉर्मल बना लिया, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये ब्रैग्स लॉ पढ़ रहे हैं इस समय आप। मैं यहां लिख देता हूं, भाई ब्रैग ने ये बता दिया, पर जैसे मैं अगर ये कह दूंगा ना तो आपको लगेगा अरे यार ब्रैग का बता तो दिया इन्होंने, पर ब्रैग को क्या रात में सपना आया था जो उन्होंने सुबह उठे बस बोल दिया 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा लगा लो। तो आप ये सोचते रहोगे, इसलिए ये कहां से आ गया मैं उसको बता देता हूं। तो ये नियम किसका था, ये ब्रैग्स लॉ ऑफ इस समय पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये एंगल, टोटल एंगल कितना मिला है, ये वाला, कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन बीम आई और दूसरी तरफ से वो रिफ्लेक्ट होके चली गई। ये इलेक्ट्रॉन बीम आई, दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट होके चली गई। बाई चांस मान लिया हमने ये एंगल क्या मान लिया, फाई। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, टोटल एंगल कितना हमारे हिसाब से है यहाँ पर, फाई, 50 डिग्री है, पर हमने उसको क्या मान लिया, फाई। अगर ये फाई है तो ये इधर का एंगल कितना होगा, 5/2, और इधर का एंगल भी कितना होगा, 5/2। क्यों, आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में एक अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण तो बराबर होते हैं ना। तो अगर टोटल एंगल 5 है तो आधा कितना होगा, 5/2, और ये आधा भी कितना हो जाएगा, 5/2। यहां से कुछ समझ में आया, 5 क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आई और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो आपतित तरंग और परावर्तित तरंग, इनके बीच का एंगल, आपतित तरंग परावर्तित तरंग के बीच का एंगल फाई, और फाई क्योंकि अभिलंब बना है तो आधा इधर वाला 5/2, आधा इधर वाला भी 5/2 हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। ये थीटा कहां है, थीटा के बारे में, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, आपतित तरंग और परमाणुवीय परत के बीच का कोण है। आपतित तरंग कहां है, ये, और एटॉमिक लेयर कहां है, ये देख रहे हैं आप। इनके बीच जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसका नाम है थीटा। समझ आया। और यही चीज यहां भी आप देख सकते हो, वही चीज तो है, आपतित तरंग है ये, और ये एक एटॉमिक लेयर है। ये वाला कोण भी कितना आ जाएगा, थीटा। नहीं समझ में आया आपको, ओके। तो थीटा ये हो गया, आपको थीटा भी मिल गया, डी भी मिल गया। जरूरत है कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया अचानक से, उसके लिए आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि हम ये देखना चाहते हैं दोनों में सुपरपोजिशन होगा और इसके बाद संपोषी होगा या विनाशी होगा, ये निर्भर करता है उनके पथांतर पर। समझ रहे हैं, दो वेव्स अगर सुपरपोज करेंगी उसके बाद कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, ये तो डिपेंड करता है दोनों के पथांतर कितना है। पथांतर अगर लैम्डा का पूर्ण गुणज है तो संपोषी अध्यारोपण होगा, लेकिन पथांतर अगर λ/2 का विषम गुणज है तो विनाशी अध्यारोपण होगा। तो पूरा का पूरा डिपेंड किस पर करेगा कि दोनों वेव्स के बीच में पथांतर कितना है, दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितने का है। हम भी पता लगाना चाहते हैं कि दोनों तरंगों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब कैसे पता लगाया जाए, थोड़ा चित्र में गौर से देखिएगा। ये वेव आई, ये वेव आई, ये यहां से चली टकराई यहां पहुंची, ये यहां से चली टकराई यहां पहुंची। आपको क्या लगता है किस वेव को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ा है? ऊपर वाली वेव ने ज्यादा लंबा रास्ता चला है या नीचे वाली वेव ने ज्यादा लंबा रास्ता तय किया है? नीचे वाली वेव ने ज्यादा लंबा रास्ता तय किया है। कितना लंबा रास्ता तय किया है, मतलब कि इसको ऊपर वाली की तुलना में कितना ज्यादा चलना पड़ा है। उसको अगर पाना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके हमने बताए हैं उसको निकालने के। एक तरीका तो यह है कि दोनों की या तो लेंथ आप नापो, फिर यहां से इसको नापो, इसको नापो, तो टोटल इसकी लेंथ मिल जाएगी, टोटल इसके रास्ते की लंबाई मिल जाएगी, और इसको और उसको नाप के जोड़ दो तो इसके रास्ते की लंबाई मिल जाएगी।
और फिर दोनों को आपस में क्या कर दो, बड़े वाले में छोटे वाली लेंथ को माइनस कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि दूसरी वेव को पहली वेव की तुलना में कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है। दूसरा एक तरीका यह भी है आपके पास कि आप यहां से क्या करिए, छोटी वाली वेव से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और इधर से इस पर भी एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दीजिए, लंब डाल दीजिए। लंब डाल देंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ऐसे ही एंगल कितना, 90 डिग्री। ये सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यहां से यहां तक आई और ये यहां से यहां तक आई। इसके द्वारा यहां से यहां तक आने में और इसके द्वारा यहां से यहां तक आने में आप देखो बराबर लंबा रास्ता तय करना हुआ। आप देखो ना, ये यहां से ऐसे चली यहां तक, दोनों ने बराबर चला। फिर ये यहां से ऐसे चली दोनों और ये यहां पहुंच गई, तो यहां के बाद भी दोनों ने बराबर रास्ता तय किया है। तो अगर दूसरी वेव ने ज्यादा चला है तो कितना ज्यादा चला है, आंसर है इतना ज्यादा चला है। यहां से ये डिस्टेंस और इतना ज्यादा चला है। इसको और इसको निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो भी हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। अब आप बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आ पाई? कुछ नहीं समझ में आई? आई ना समझ में? भाई ये तो बड़ा सिंपल है ना बुआ। जैसे ये वेव दोनों ऐसे यहां तक गई तो यहां तक तो बराबर चला उन्होंने, फिर यहां से दोनों ऐसे गई तो यहां भी बराबर चला। दूसरी वाली वेव को इतना इधर और इतना इधर, पहले वाली की तुलना में इतना ज्यादा चलना पड़ा है, बस इतना ही फर्क आ गया है। यही पथांतर है दोनों के बीच का। तो हम इस पथांतर को पता लगाना चाहते हैं कि ये पाथ डिफरेंस कितना है आखिरकार। उसके लिए ये मालूम करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल पथांतर पता लग जाएगा दोनों के बीच कितना है। क्या आपको ये समझ में आया कि क्यों कर रहे हैं ऐसा हम? नहीं समझ में आया? एक तरीका आपके पास क्या था, दोनों के रास्ते की लंबाई निकालो, डिफरेंस निकालो तो मिल जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि यहां से ऐसे लंब डाल दो तो यहां से पीछे दोनों के रास्ते की लंबाई बराबर है, इसके आगे दोनों के रास्ते की लंबाई बराबर है, तो बस दूसरी वाली को इतना ज्यादा चलना पड़ा है, ये पता लग जाएगा, पथांतर आ जाएगा। अब ये कैसे पता लगाया जाए, इसको थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। ये हमने क्या बनाया है, अभिलंब। अभिलंब सरफेस के साथ टोटल कितना एंगल बनाएगा, लेयर के साथ में 90 डिग्री। उस 90 में ये वाला अगर हम हटा दें तो ये एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल। इसको हम थोड़ा सा और यहां बना दें क्या, अलग से बड़ा सा फिगर। देखो ऐसा, ये ऐसे चली गई, ये बनाया हमने। एक वेव ऐसे आई, ये ऐसे निकल गई, यहां से लंब इस पे पड़ा, यहां से लंब इस पर पड़ा। ये एंगल बोलो कितना है, अगर आप समझ गए होंगे तो बता देंगे हमें। ये एंगल कितना, इसको देख के बताओ, थीटा। ये कितना आया है, क्योंकि लंब डाला है हमने। ये क्या है, अभिलंब। अगर ये अभिलंब है तो ये लेयर के साथ कितना एंगल बनाएगा, टोटल 90। उसमें से अगर ये हम निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। सबको समझ आ गया? ऐसे ही अगर ये 90 माइनस थीटा है तो सिमेट्री के आधार पर, देखो एक चीज बताऊं, सिमेट्री के बेसिस पर ये लेंथ और ये लेंथ आपस में दोनों कैसे आएंगी, बराबरी आएंगी सममितता के आधार पर। अब हम क्या करेंगे, एक साइड की डिस्टेंस निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, 2 गुना। यही तो कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? सिमेट्री के बेसिस पर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, बोथ लेंथ्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो हम करेंगे क्या, हम एक तरफ की डिस्टेंस निकालेंगे और उस डिस्टेंस का डबल कर देंगे। ठीक है? तो अब बताओ फिर से, ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 माइनस थीटा। ये लेंथ कितनी है बता सकते हैं, यहां से यहां तक d के बराबर। देखो ना बेटा, ये एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस ही तो है। तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा। ये डिस्टेंस कितनी है, d। यहां पर एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। तो आपको नहीं लगता कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, बना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो बना वो कुछ इस तरीके का बना समकोण त्रिभुज। देखिए ऐसा समकोण त्रिभुज बना,
जिसमें ये D है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। ऐसा समकोण त्रिभुज आप देखिए यहां से निकाल के ऐसा ही मिलेगा आपको। अब 90 के ठीक सामने ये भुजा काहे का काम करेगी? कर्ण का काम करेगी। ये कर्ण होगी और एंगल के ठीक सामने ये लंब का काम करेगा, परपेंडिकुलर। तो बाकी तीसरी भुजा कौन सी बचेगी? बेस बचेगी। हम यहां पर हमें ये चीज मालूम है, देखो कितनी है डी लंबाई की, ये भुजा पता करनी है तो हमें कर्ण मालूम है, आधार मालूम करना है। ऐसा एक फॉर्मूला बताइए जो कर्ण और आधार को एक दूसरे से रिलेट करता हो। कॉस थीटा, तो हमने सूत्र लगाया कॉस और थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसी के लिए तो ये लंब है, इस कोण के इसकी के लिए ये कर्ण है और इसी के लिए ये बेस है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना लेंगे? ये वाला जो हमें मालूम करना है। मान लो कि ये x है, x अपॉन और कर्ण की वैल्यू कितनी है? d। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये d यहां पर आ जाएगा, x इज इक्वल टू d साइन थीटा। समझ में आया? इस तरह से ये डिस्टेंस कितना आ गया देखो भैया, d साइन थीटा। और हमको पथांतर चाहिए, तो दोनों तरंगों के बीच का पथांतर कितना आएगा? x ये है तो x ये भी तो आएगा, डबल कर देंगे उसका हम, 2x बन जाएगा, मतलब 2d साइन थीटा। समझ में आया? और ये दोनों वेव्स के बीच में क्या आ गया बताइए? ये दोनों वेव्स के बीच में पथांतर आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। अब अगर हम संपोषी व्यतिकरण की बात करें, अगर हम संपोषी अध्यारोपण की बात करें, क्योंकि यहां पर मुझे पीक मिला हुआ है, पीक मिला है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम एट दिस स्पॉट। इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मतलब संपोषी अध्यारोपण हुआ है या विनाशी अध्यारोपण हुआ है? विनाशी हुआ होता तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता या कम मिलते, संपोषी हुआ है तभी ज्यादा मिले हैं। तो संपोषी अध्यारोपण के लिए इस पथांतर का मान कितना होना चाहिए? n लैम्डा। संपोषी अध्यारोपण के लिए जो पथांतर है, पथांतर का मान लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए n लैम्डा। और पथांतर कितना है? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये ब्रैग ने कैलकुलेशन किया था। तो ये जो आपने अभी स्टडी किया, ये क्या स्टडी किया है? ब्रैग्स लॉ। अब इस फॉर्मूले की मदद से देखो, यहां तो फिर आप सोचोगे यहां क्या किया था? यहां तो हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू ब्रैग अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन किसी क्रिस्टल के द्वारा होगा तो उस वक्त ये इक्वेशन यूज होगी। फिर हमने देखा कि किसी भी बच्चे को यह समझ में नहीं आया कि ये कहां से आ गया, तो हम ब्रैग्स लॉ पढ़ाने लगे आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब आपको यकीन हो गया कि नहीं ये फॉर्मूला सही है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे। इसमें लैम्डा आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे और वेवलेंथ निकाल करके उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए लेकिन आपको थीटा चाहिए भाई, थीटा की वैल्यू। और आपको क्या मालूम है? आपको फाई मालूम है। समझ में आया? उसके लिए हमें थीटा चाहिए, डी चाहिए, तो हम लैम्डा निकालेंगे इससे और फिर दे ब्रोगली के हाइपोथेसिस से लैम्डा निकालेंगे, दोनों को आपस में मैच करा लेंगे। बस इतना सा है। तो ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा हो गया ना, ये इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन अगर आप यहां नहीं करेंगे तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि ये 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा अचानक कहां से रख दिया किसी ने, है ना। इसलिए ये इसका एक बहुत जरूरी पार्ट है, आपको करके दिखाना चाहिए वहां पर इसे। तो आप इसे नोट करिए। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का लैम्डा निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब अगर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपको लैम्डा निकालना है तो जो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा,
उसके लिए आपको एन भी डी भी मालूम होना चाहिए आपको, और थीटा भी मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो डी की वैल्यू कितनी होगी? डी क्या चीज थी? दो एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस। याद आया आपको? निकल में देखा गया, क्योंकि यहां निकल को लक्ष्य के रूप में लिया हमने, निकल में देखा गया कोई अपना एक्सपेरिमेंट करके, दूसरा वो यहां से रिलेटेड नहीं था, तो निकल में दूसरे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए कि उनकी दो एटॉमिक लेयर के बीच कितनी डिस्टेंस होती है। तो वो डिस्टेंस मिली, वो डिस्टेंस आती है 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर वो डिस्टेंस मिली। तो डी क्या चीज है यहां पर? निकिल की दो क्रमागत परतों के बीच की दूरी, वो अपना किसी दूसरी जगह से लाया गया, उसकी वैल्यू कितनी मिली हमको? 0.91 एंगस्ट्रॉम। दूसरा हमको इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए क्या चाहिए था? थीटा। थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते? हमें तो फाई मालूम है। समझ में आया? तो अभी आपने जो ये फिगर ऐसे बनाए थे ना, उनमें आप थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। अगर देखेंगे तो थीटा और φ/2 का जोड़ बताओ कितना आएगा? देख के बताइए जल्दी से। 90 डिग्री। फिगर देख रहे हैं आप? फिगर देखने को मैंने बोला है, इधर की तरफ देखने को नहीं। ऐसे एक लेयर ये, एक लेयर ये, यहां पर ऐसा फिगर बना हुआ है। ये एंगल कितना है? φ/2। ये एंगल कितना है? तो अगर हम थीटा और φ/2 को ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, और ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा प्लस φ/2, फाई कितना है? कितना है फाई? 50 डिग्री। तो φ/2 कितना होगा? 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है ना? 65 डिग्री। ये एंगल को ना एंगल ऑफ ग्लांस भी बोला जाता है। मैं लिखे दे रहा हूं कि थीटा को क्या कहते हैं। एंगल ऑफ ग्लांस बोला जाता है। कुछ हिंदी में अच्छा नाम है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ ग्लांस कहते हैं। और एंगल ऑफ ग्लांस क्या होता है बताओ? क्या होता है एंगल ऑफ ग्लांस? बस भूल गए? अभी बहुत बार बताया। एंगल ऑफ ग्लांस किसको बोल रहे हो? और थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? आपतित तरंग और परमाणुवीय परत के बीच का कोण। ठीक है? नहीं समझ में आया? तो ये थीटा की वैल्यू हमको इस एक्सपेरिमेंट में कितनी मिल गई? 65 डिग्री मिल गई। अब हमारे पास डी भी है, हमारे पास थीटा भी है, हमने फॉर्मूला लगाया बढ़िया। और अगर हम ये देख लें संपोषी व्यतरण में एन की वैल्यू कितनी लिख लें? एक मतलब पहला जो ब्राइट स्पॉट मिला है उसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है? फॉर एन इज इक्वल टू 1 हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या फॉर्मूला? 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो हमने 2 की जगह लिखा 2, d की जगह 0.91, और ये डायरेक्ट किसमें है? एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको मीटर में बदल करके 10⁻⁻10। ठीक है? और या तो मत बदलिए आप इसको, तो हमारा लैम्डा भी गाय में आ जाएगा, सीधे सीधे एंगस्ट्रॉम में ही लैम्डा भी आ जाएगा। तो d की जगह पर 0.91, साइन थीटा की जगह पर 65 डिग्री। n के लिए फर्स्ट ब्राइट स्पॉट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनटू लैम्डा। अब सारी वैल्यूज आपको मालूम है, टेबल से हमको इसको देखना पड़ेगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल रहती है बुक्स के पीछे आपकी, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन से हमें मतलब नहीं है, एक्सपेरिमेंट ने हमको रिजल्ट क्या दिया, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लाई गई तो ये आंसर आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, we found that the wavelength of electron is equal to 1.65 एंगस्ट्रॉम। एक्सपेरिमेंट से, ब्रैग के नियम से हमें इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी मिली? 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये कहां से मिली? एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर का।
उसमें थोड़ा सा किसका नियम लग गया, ब्रैग का नियम भी लग गया, और इतना वेवलेंथ हमको मिली। अब चेक ये करना था, अब किसका, अब फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे हम कि वो जो हाइपोथेसिस बनी थी डे ब्रॉगली की, उनकी हाइपोथेसिस से बने हुए फॉर्मूले को इस्तेमाल करिए और उससे वेवलेंथ निकालो इलेक्ट्रॉन की। क्या इतनी, अगर इतनी आ गई, अगर इतनी आ गई तो क्या होगा, डे ब्रॉगली की हाइपोथेसिस सही है कि गलत हो जाएगी, सही है। और अगर इतना नहीं आ पाया तो फिर डे ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और ये सब पूरी स्टोरी रह जाएगी और कुछ नहीं होगा, सब चीज खत्म। यहीं से देखा गया कैलकुलेट करके। अब बाई डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डे ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्होंने भी एक फॉर्मूला बनाया था, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को, 1.227 अपॉन अंडर रूट वी। यहां वी की जगह पर क्या लिखना है आपको, 54 वोल्ट, क्योंकि इस तरीके का सुंदर सा पीक हमको 54 वोल्ट पर मिला हुआ है। तो हमने इसकी, और ये काहे में आया था, नैनोमीटर में था, ठीक है। अच्छा, ये 1.227 अपॉन अंडर रूट 54 नैनोमीटर, इसको जब सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू आई, एंगस्ट्रॉम में भी इसको निकाला गया, इसकी वैल्यू आई 1.67 एंगस्ट्रॉम फॉर्मूले से, ठीक है। कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट ने कितनी वैल्यू दी थी लैम्डा की, 1.65 एंगस्ट्रॉम। डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आई, 1.67 एंगस्ट्रॉम। समझ आया आपको। अब आप ये मुझे बताइए आप क्या करेंगे, डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस सही मानेंगे कि गलत मान लेंगे, आप दोनों की तुलना करिए जरा, आपको क्या लगता है सही है। देखो ये 1.65 एंगस्ट्रॉम है, ये 1.67 एंगस्ट्रॉम है, और दोनों ही वैल्यूज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है यार। 1.65 और 1.67 में कैसा डिफरेंस, पॉइंट के, एक तो एंगस्ट्रॉम में है, पहली चीज तो ये समझ लो, 10⁻⁻10 है, 10 अंकों के इधर लगा हुआ है, पहले तो आप ये समझ जाओ, समझ रहे हैं। और उसके बाद भी जब हम एंगस्ट्रॉम में मेजर कर रहे हैं, उसके बाद पॉइंट की सेकंड डिजिट में जाके केवल डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस भी कितना, 0.02 एंगस्ट्रॉम का केवल डिफरेंस, और 0.01 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा होता है, एक एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा होता है, समझ रहे हैं। अब 0.02 एंगस्ट्रॉम, तो ये तो और भी छोटा है ना, इतना छोटा डिफरेंस नगण्य मान लिया जाएगा, और ये मान सकते हैं कि ये दोनों ही वेवलेंथ आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ये फर्क कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ये ना के बराबर का केवल फर्क है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस डिफरेंस को आप। और इस तरह से पाया गया कि डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का लैम्डा और डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस से इलेक्ट्रॉन के लैम्डा, दोनों की वैल्यूज भी आपस में कैसी आ गई, समान आ गई। इसका मतलब था कि डे ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, हालांकि उस समय वो उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में जब इसके एक्सपेरिमेंट हुए तो अब सब चीजें सामने आ रही देखो निकल के, और सब कुछ सही है। इसका मतलब डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस कैसी है, सत्य है। फिर तो आप यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस सत्य है। डे ब्रॉगली परिकल्पना सही है। डे ब्रॉगली परिकल्पना सही है मतलब क्या सही है, अब तो समझ जाओ कि मतलब जो पदार्थ है वो किसकी तरीके से चल रहा है। उधर एक्सपेरिमेंट में शो हुआ, इधर कैलकुलेशन ने भी शो कर दिया, अब क्या बचेगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। सही है अर्थात पदार्थ
पदार्थ जब गति करता है, पदार्थ जब गति करता है तो वह तरंग रूप दिखाता है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। आप तो अब हमने कैलकुलेशन से भी देख लिया और एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनी उससे भी हमने देख लिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब उस वक्त भले ही दे ब्रोगली के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, पर उन्होंने जो भी हाइपोथेसिस बनाई थी कसम से वो बड़ी बढ़िया थी। समझ आ गया अब आपको? और इस तरह से ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पर इस लेसन में क्या सीखने का मौका मिला? कुछ आपको सीखने को मौका मिला? आप ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात कि क्या सीखने को मौका मिला। हमें सीखने का मौका मिला कि मटेरियल और रेडिएशन, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक रेडिएशन और दूसरा मटेरियल। अभी तक हम ये क्या करते थे? मानते थे, पर अब आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये कि पूरा का पूरा यूनिवर्स दो चीजों से नहीं बल्कि एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसे आप मटेरियल मानते थे अब उसके पास भी रेडिएशन वाला नेचर आ गया, प्रूफ भी हुआ। और जिसे आप रेडिएशन मानते थे, वेव मानते थे, उसके पास भी कौन सा नेचर आ गया? मटेरियल वाला नेचर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेडिएशन है वही क्या है? मटेरियल। और जो मटेरियल है वही क्या है? तो दो चीजें कहां हुई? समझ रहे हैं? ये तो वही बात हो गई ना। जैसे एक आदमी का कोई नाम है सुरेश और वो पुलिस में है, तो हम क्या कहेंगे? जो पुलिस है वही सुरेश है। हम ये कह सकते जो सुरेश है वही पुलिस है। तो क्या दो अलग अलग आदमी हैं? एक ही चीज तो है। हम बार बार उसी को बोल देते हैं कि ये आदमी जो कि पुलिस में है यही कौन है? सुरेश। और ये आदमी वर्दी उसकी उतार दी, उसके बाद ये इधर आ गया, हमने बोला ये जो सुरेश है ना यही क्या है? यही पुलिस है। तो क्या हम दो अलग अलग आदमियों की बात कर रहे हैं? आंसर इज नो। हम तो एक ही आदमी की बात कर रहे हैं, एक बार वर्दी पहना के एक बार बिना वर्दी का। समझ रहे हैं? तो यही चीज यहां पर भी हो गई। क्या हो गई कि अभी तक हम क्या सोचते थे कि ये यूनिवर्स कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? दो चीजों से, मटेरियल और रेडिएशन। और इस लेसन को पढ़ने के बाद इसमें जो दो एक्सपेरिमेंट हुए जो कि साइंस के क्षेत्र में बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट रहे, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था हॉलवास और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, और दूसरा ये एक्सपेरिमेंट था डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। हॉलवेस और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करके दिखा दिया कि रेडिएशन के पास वेव नेचर होता है, पर रेडिएशन के पास मटेरियल नेचर भी है। तो जो रेडिएशन है वो रेडिएशन तो है, वेव है, और वो मटेरियल भी है। डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट हुआ, इसने हमको प्रूव करके दिखा दिया कि जो मटेरियल होता है उसके पास वेव नेचर भी है। तो जो मटेरियल है वही क्या है? वेव भी है, रेडिएशन भी है। तो इसका मतलब है कि रेडिएशन के पास वेव नेचर, मटेरियल नेचर दोनों नेचर हैं। इसी तरीके से मटेरियल के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों नेचर हैं। तो फिर ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को हम क्यों कहते हैं कि दो चीजों से मिलकर बना है? ये एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है, उसी को नाम क्या है? मटेरियल। उसी को आप कह सकते हो रेडिएशन। कुछ बात समझ में आई? जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें भले हम दो अलग अलग तरीके से आपको बताते थे, पर हम दो अलग अलग आदमियों की बात नहीं करते थे, आदमी एक ही था। यहां पर भी भले हम दो अलग अलग तरीके से आपको उसकी बात बताते हैं, पर यहां पर भी दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर के लेसन में हमने ये सीखा कि जिसको हम इस लेसन से पहले तक जानते थे, दैट दिस होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, material and radiation. So now we can say that this complete nature, this entire nature is not made up of two things, but it is made up of only one thing. ये केवल और केवल एक चीज से ही बना हुआ है। उसी को कुछ लोग आके बोल देते हैं मटेरियल और कुछ लोग उसको बोल देते हैं रेडिएशन। समझ में आ गया? अब इन दोनों को अपने मन में अच्छे से बसा लीजिए, दोनों बातों को। कौन कौन सी बातों को एक बार चर्चा करते हैं। बताइए, जब आपने
पहले रेडिएशन लिया था, रेडिएशन लिया, रेडिएशन में वेव नेचर का क्या नाम था? रेडिएशन के पास दो नेचर है ना, रेडिएशन के वेव वाले नेचर का नाम क्या था? लाइट। और रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर था उसका नाम क्या था? फोटोन। याद करिए, जहां से बताया था कि मटेरियल नेचर में काम करता है। समझ आ रहा है आपको? तो रेडिएशन में दो नेचर, वेव नेचर और मटेरियल नेचर। तो वेव नेचर में कौन? लाइट को बोल दिया हमने कि लाइट है, वेव में चलता है, और उसका पार्टिकल नेचर का नाम क्या रखा? फोटोन। मटेरियल में आइए, मटेरियल में मटेरियल नेचर का नाम पार्टिकल, कण, और उसके वेव नेचर का नाम, वेव नेचर उसका आ गया। तो ये यहां से हमने देख लिया, और मटेरियल भी वेव की तरह काम करता है, तो दे ब्रोगली वेवलेंथ हमने देख ली उसकी निकाल करके। समझ रहे हैं आप? इस तरह से दुनिया एक चीज से मिलकर बनी है, बस एक ही चीज से बनी है। अब मिलना तो बात ही खत्म होगी ना भाई, मिलाते तो दो चीजें होंगी तब मिलाएंगे ना हम। अब जब एक चीज से मिलकर बनी है तो मिलकर नहीं कहेंगे, पूरी के पूरे यूनिवर्स एक ही चीज से बना हुआ है। उसी को कुछ लोगों की नजरों में मटेरियल है और वही कुछ लोगों की नजरों में रेडिएशन है। ये इसीलिए इसका नाम था ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन और मैटर दोनों ही दोहरे नेचर प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही दो प्रकार की प्रकृतियों को दर्शाते हैं। हो गया, बताइए। अच्छा, रेडिएशन ने ड्वेल नेचर रिप्रेजेंट किया, इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? हॉलवेस्ट लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। मटेरियल के पास भी वेव नेचर है, इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। एंड आई होप कि डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ में आ गया पूरा, और लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम अपनी फिजिक्स में ना इतना ही रख लेते हैं। इसके आगे हम लोग अगला जो भी लेसन होगा हमारे सिलेबस में उसको स्टार्ट करेंगे। मुझे अभी याद नहीं आगे कौन सा लेसन आएगा, देखते हैं क्या आएगा इसके बाद, ठीक है? तो उसको हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास पे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।